बैंकिंग ओम्बड्समैन के बाद हम एक और चीज की बात करेंगे जो बहुत चर्चा में रहती है, दैट इज बेसल नॉर्म्स। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बेसल नॉर्म्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। व्हाट इज बेसल? अभी कौन सा बेसल चल रहा है, हम उसकी बात करेंगे सब। बेसल जो है, बेसल एक्चुअली एक जगह का नाम है। बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड वेयर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज सिचुएटेड। बेसल एक शहर है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जहां पर BIS एक बड़ा बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो विश्व के सभी बैंकों के लिए जो गाइडलाइंस है वो निर्धारित करता है और वो जो है गाइडलाइंस जो है वो बनाता है। दैट इज बेसल। और 1974 में एक जो उस तरह के बड़े बड़ी कंट्रीज थी उन सबकी एक मीटिंग्स हुई और ये डिसाइड हुआ कि विश्व में जो बैंक्स हैं वो कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे और उसके लिए जो था वो बेसल गाइडलाइंस की बात की गई। जो बेसल है और उसके आधार पर आया बेसल 1, फिर आया बेसल 2। बेसल 1 जो आया विश्व में आया 1988 में और इंडिया में लागू हुआ 1998 में। बेसल 2 विश्व में आया 1998 में और इंडिया में लागू करवाया RBI ने उसको 2008 में। फिर आया बेसल 3 2009 में। और अगर हम बात करें इंडिया में बेसल 3 कब लागू होगा, याद रखिएगा, इंडिया में बेसल 3 के लिए पहले डेट्स फाइनल की गई थी 31 मार्च 2019, लेकिन अभी तक बैंक जो है, हमारे जो बैंक्स हैं वो बेसल 3 को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिस कारण से इंडिया में जो बेसल 3 आएगा वो आएगा 31 मार्च 2020 को। जो है हमारे देश में जो बैंक हैं, कोई सा भी जो बैंक हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं वो इंडिया में बेसल 3 को एक्सेप्ट करेंगे 31 मार्च 2020 से। एक्चुअली बेसल है क्या? बेसल जो है एक्चुअली ये कस्टमर्स की समस्याओं को, कस्टमर्स के पैसे को सेफ गार्ड करने के लिए बैंकों को एक प्रकार से निर्देश है कि बैंक किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार से वो अपने कस्टमर्स की हेल्प करेंगे और किस प्रकार से वो उनके अंतर्गत जो है आएंगे। अगर हम बेसल की बात करें तो जो बेसल में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड कार, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। यानी कि बैंक पहले अपने पास एक निर्धारित कैपिटल रखेंगे, एक निर्धारित पूंजी रखेंगे, उसके बाद जो है वो पैसे को जो है वो जनता को बांट सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से बनाया गया, एक टीयर 1 कैपिटल, एक टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल जो लोगों को दिखाई देती है, बैंक का प्रॉफिट, बैंक की एसेट्स। टीयर 2 कैपिटल जो बैंकों में दिखाई नहीं देती, या ऐसे अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट या अनडिस्क्लोज शेयर या कुछ और गुडविल, व्हाट एवर इट इज, जो बैंक की होती है, जो बैंक में दिखाई नहीं देती, दैट इज कैपिटल। और बेसल 1 में जो कार रखा गया था उसको रखा गया था 8.5%, यानी कि बैंक को पहले जितना भी उसका कैपिटल होगा उसका 8.5% जो है अपने पास सिक्योरिटी में एज ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के आधार पर रखना पड़ेगा। बेसल 2 में आया सेम 8.5%, लेकिन आरबीआई ने बोला कि आप 9.5 मेंटेन करके चलिए ताकि आपको और कस्टमर्स के बीच कोई ज्यादा समस्याएं ना आए। लेकिन अभी अगर हम बेसल 3 की बात करें तो इसमें जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है
उसकी बात की गई है 11.5%। आपने देखा होगा कि अभी बजट में भी भारत सरकार ने बैंकों को रिकैपिटल करने की बात की है, पुनः पूंजी देने की बात कही है। यह इसी कारण से की गई है कि जो बैंक है उनके पास एक पर्याप्त पूंजी हो ताकि वो बेसल 3 को अपना सके। दैट इज द रीजन कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में 70,000 करोड़ का जो फंड बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिया है, इसी कारण से दिया गया है। दैट इज द बेसल 3 का पहला पॉइंट जो आता है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक मेंटेन करके चलेंगे। नंबर 2, सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होगा, यानी कि भारत में आरबीआई, भारत में जो आरबीआई है वो बैंकों के ऊपर एक सुपरवाइजरी कंट्रोल करेगा, उन बैंकों का पूरा निर्देशन निर्धारित करेगा, उन बैंकों के ऊपर पूरी की पूरी नजर रखेगा। दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि बैंक पूरी की पूरी कड़ी निगरानी में रहेंगे आरबीआई की। दैट इज द रीजन जब एनपीए जब तेजी से बढ़े तो जो आरबीआई है पहले वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए लेकर आया, त्वरित कार्यवाही करने के लिए, ताकि एनपीए को किस प्रकार सुधारा जा सके। फिर उसके बाद में 4A's लेकर आया, उसके बाद वो है नए और नियम लेकर आया ताकि जो बैंक है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए, कस्टमर्स का पैसा ना डूबे, बैंक जो है वो फेल ना हो। दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ आरबीआई। और तीसरी जो रखी गई, बैंक्स टू डिस्क्लोज द स्टेटस ऑफ द बैंक टू कस्टमर्स ऑन रेगुलर बेसिस। और जो बैंक है वो कस्टमर्स को पूरे अपने जो भी उस बैंक की स्थितियां हैं, बैंक किस प्रकार से काम कर रहा है, बैंक की वर्तमान में स्थिति क्या है, बैंक प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस प्रकार से काम कर रहा है, उसकी पूरी जानकारियां जो बैंक है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द रीजन इसके 2 तरीके अपनाए गए कि बैंक अपनी बैलेंस शीट रेगुलर लेवल पर निकालेंगे। बैंक की जो बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट ऑफ द बैंक सभी के सभी बैंक अपनी बैलेंस शीट को रेगुलेट करेंगे, बैलेंस शीट को बनाएंगे। 3 लेवल पर बनाएंगे। पहला, एवरी क्वार्टर, हर तिमाही अपना बैलेंस शीट निकालेंगे, यानी कि जून या ये कहें 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और आखिर में 31 मार्च। हर क्वार्टर को बैंक अपनी एक बैलेंस शीट जो है वो निकाल के रख देगा। देन उसके बाद हाफ ईयरली, यानी कि 30 सितंबर को, हर साल 30 सितंबर को बैंक अपना पहला जो हाफ ईयर खत्म हो गया, पहली जो छमाही खत्म हो गई, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बैंक की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देगा। और तीसरा जो देगा यानी कि एनुअल, यानी कि 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को बैंक अपनी पूरी सालाना स्थिति अपने कस्टमर्स को बताएगा कि किस प्रकार से जो बैंक है वो काम कर रहा है, बैंक कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, बैंक की एसेट्स कितनी है, बैंक की देनदारियां कितनी है, बैंक की लेनदारियां कितनी है, पिछले साल के मुकाबले या पिछले तिमाही के मुकाबले बैंक की क्या स्थिति रही, कितना सुधार हुआ, कितनी गिरावट हुई, ये सब की सब जानकारियां अपने कस्टमर्स को मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपना खाता बैंक में खोल रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बैंक की स्थिति क्या है। दैट इज बेसल नॉर्म्स, ताकि बैंकों को और अधिक सेफ गार्ड किया जा सके। यह था बैंकिंग ओम्बड्समैन का पार्ट कि किस प्रकार से बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो भारत में जो है वो काम करते हैं, उसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज की आएगी, दैट इज
एक चीज, जब मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड पढ़ाया था उसमें बताया था फंड्स ट्रांसफर रेमिटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे। मैंने बताया था कि रेमिटेंसेस से एक देश से दूसरे देश जो फंड ट्रांसफर किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से होता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे हम बात करें इंडिया में जब हम फंड्स ट्रांसफर करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करते हैं, हम क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं या एनईएफटी करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम एक देश से दूसरे देश फंड ट्रांसफर करते हैं, दैट इज थ्रू स्विफ्ट सिस्टम। एक स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू किसी भी एक देश से दूसरे देश में जो फंड ट्रांसफर है वो किए जा सकते हैं। स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली। याद रखिएगा इसमें टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन वो टी पूछता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी। नॉट ट्रांसफर, नॉट ट्रांजैक्शन, इट इज टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके थ्रू एक देश से दूसरे देश, एक बैंक दूसरे बैंक में जब फंड ट्रांसफर करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तब वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू करता है। जिस प्रकार से जब हम एनईएफटी करते हैं तो उसमें एक आईएफएससी होता है, सेम ऐसे ही जब हम स्विफ्ट करते हैं तो एक स्विफ्ट कोड होता है जो 8 से 14 डिजिट के बीच का होता है। और स्विफ्ट क्योंकि ये क्या है, एक सोसाइटी है तो इसका एक हेडक्वार्टर भी होगा। इसका हेडक्वार्टर है दैट इज एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो वर्तमान में जो है वो काम कर रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्विफ्ट। समझ लीजिएगा, चाहे हम जापान से चाइना भेजें, चाइना से ऑस्ट्रेलिया भेजें, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेजें, इंडिया से जापान भेजें, इंडिया से लंदन भेजें, इंडिया से न्यूयॉर्क भेजें, या न्यूयॉर्क से इंडिया फंड ट्रांसफर आएगा तो किसके थ्रू आएगा, स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू आएगा। जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, जब वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर करेगी तो जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर उसके पास एक स्विफ्ट कोड होगा जिसके थ्रू फंड ट्रांसफर होंगे। भारत में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचेज हैं, जितने में बैंक से, मान लीजिए एसबीआई की, मान लीजिए कोई फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है, तो उस फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच के पास एक स्विफ्ट कोड होगा जिसके थ्रू जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट जो बैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है।